चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो वी डन लास्ट टाइम कि हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट. प्लेंट मतलब सिविल जो केसेस में कोई भी अगर एक जो भी किसी ने किसी के साथ अगर गलत किया है, कोई किसी को कोई कंप्लेन है, तो वो जो इंसान है वो प्लेंट करता है. उसके पास ऑप्शन है कि वो प्लेंट जाए, मतलब एज गुड एज एक कोर्ट में जाके वो बोले. कोर्ट में जाने से पहले ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा कि उसका जो केस है वो सेटल हो जाए. उसके पहले यूजुअली आम इंसान अगर क्या करेगा कि उसको एक तरह का नोटिस भेजेगा, मतलब कोर्ट के थ्रू नहीं, एक एडवोकेट के थ्रू, कि अगर तुमने फॉर एग्जांपल हम डिफेमेशन की बात करें कि तुमने मेरे लिए ये डिफेमेशन किया है, मेरा यहाँ पे रेपुटेशन ख़राब किया है, तो उस रीज़न की वजह से तुम मुझे इतना पेमेंट करो, अदरवाइज मैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल स्यू अगेंस्ट यू. तो अगर उससे वो नहीं मान रहा है तो उसके बाद जो प्लेंटिफ है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकता है और उसके अगेंस्ट जो है वो प्लेंट कोर्ट के पास सूट फाइल कर सकता है. सूट फाइल करने की प्रक्रिया की शुरुआती जो चीज़ है वो प्लेंट है, क्योंकि पहले प्लेंट ही होगा. अगर वो प्लेंट आगे चल के ट्रायल होगा और उसका जो केस की सुनवाइयाँ होगी तब वो सूट बनेगा. तो सूट जो है इज़ नथिंग बट अ इनिशियल प्लेंट ओनली. प्लेंट ही है जो आगे चल के सूट बन जाता है. तो सूट पर ही कोर्ट का जजमेंट आता है कि उसको उसका डिफेमेशन का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. तो कॉम्पेंसेशन की बात करें, जब डैमेजेस की बात करें कि डैमेजेस पे करने हैं, कॉम्पेंसेशन पे करने हैं, तब इसका मतलब ये है कि वो सिविल केस है. अगर क्रिमिनल केस होता तो क्रिमिनल केस में कॉम्पेंसेशन और ये बातें नहीं होती है. क्रिमिनल केस में होता है फाइन होती है, पनिशमेंट होती है, जेल होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है. फिर जो क्रिमिनल केसेस हैं वहाँ पे कंप्लेंट्स होती है या फिर एफआईआर होती है. तो कंप्लेंट जो है, कंप्लेन तो हर कोई भी कर सकता है, कहीं भी किसी की भी कंप्लेन की जा सकती है. लेकिन अगर वही कंप्लेन आपने पुलिस में की है किसी के अगेंस्ट और दैट इज़ रिलेटेड टू सम क्राइम, तो वो जो है वो एफआईआर होगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी. और फिर उसके रिलेटेड जो है वो अगर उसे आगे बढ़ना है तो ऑर्डर जो 7 है ऑफ सीपीसी वो बताता है कि प्लेंट जो है उसका क्या यूजुअल फॉर्मेट होना चाहिए. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमने हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट किया था सब्जेक्ट, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यूजुअली सबसे पहले कोर्ट का नेम आता है कि कौन से कोर्ट में आप डाल रहे हो ये अर्जी. उसके बाद आपका सूट नंबर जो रजिस्ट्रार लिखता है, जो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा सूट नंबर होगा, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो चल रहा होगा उस हिसाब से सूट नंबर डिसाइड होगा. ऑफ ईयर सो एंड सो, जो भी ईयर होगा वो ईयर आएगा वहाँ पे. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक सबसे पहले प्लेंटिफ, जो जिसको शिकायत है वो प्लेंटिफ होगा. फिर उसके ऑपोजिट जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जिसके अगेंस्ट वो बात कर रहा है, वो डिफेंडेंट होगा. तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो उनका नेम एंड एड्रेस आएगा, तो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट आएगा. उसके बारे में उसके बाद एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे प्लेंटिफ के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है और डिफेंडेंट के बारे में भी इंट्रोडक्शन होता है. उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस आते हैं कि क्या सिचुएशन हुआ, किस वजह से वो प्लेंट फाइल कर रहा है. फिर ये जो सिचुएशन है, फैक्ट ऑफ द सिचुएशन है, वो लिखी जाती है. उसके बाद लिखा जाता है कि कॉज क्या है, क्यों ये जो प्लेंट है वो किया है. फैक्ट ऑफ द सिचुएशन जो तो बताई गई, लेकिन उससे उसको क्या नुकसान हुआ, व्हाट इज़ द फैक्ट, कॉजिंग फैक्ट, कि क्या रीज़न से यू केम हियर एंड आप प्लेंट फाइल करना चाहते हो. तो फिर वो कॉज जो होगा वो कॉज लिखा जाता है उसमें. उसके बाद उसमें लिखा जाता है कि क्योंकि आपने क्यों इस जुरिस्डिक्शन को चुना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुंबई की कोर्ट में ये प्लेंट जो है वो सबमिट किया है, तो आपने मुंबई की कोर्ट को क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप भी मुंबई के रहने वाले हो, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी मुंबई के रहने वाला है. और जो सिचुएशन है, जो भी गुनाह हुआ है या जो भी चीज़ है जिसके बारे में जो कॉज है,
तो वो कॉज जो है वो भी अगर मुंबई में है तो आप कोर्ट को बताओगे कि इसीलिए ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया है। उसके बाद आप बताओगे कि जो भी इसके रिलेटेड कोर्ट फीस है, सब कुछ है, वो भी हमने पे की है। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ें उनको बताओगे कि क्या है। उसके बाद आप प्रे क्या कर रहे हो वो लिखोगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द कोर्ट, कि क्या चाहते हो आप कॉम्पेंसेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि उसे सज़ा मिले, आप सिर्फ ये चाहते हो कोर्ट को बोलने के लिए कि आप उसे रोकिए वो ऐसा आइंदा से ना करे। तो वॉट एवर यू फील फिट आपको लगता है कि कोर्ट आपको जो भी आपका अभी का कोर्ट का खर्चा हुआ है, एडवोकेट का खर्चा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस, जो भी खर्चा हुआ है वो भी आपको वो भर के दे, तो आप वो भी लिखोगे उसमें। तो वॉट यू आर प्रेइंग इज़ वॉट यू आर रिक्वेस्टिंग टू द कोर्ट कि क्या आपकी मांग है, आपको क्या चाहिए। उसके बाद लास्ट में ये जो आप प्रेयर लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे एक वेरिफिकेशन, जिसमें आप डिक्लेयर करोगे कि आप आपकी सच्चाई से आपको पता है कि ये सब चीज़ें सही है, इसीलिए आप बता रहे हो, आप डिक्लेयर करते हो कि क्लॉज नंबर सो एंड सो मुझे पता है ये सही है, उसका एग्जिबिट ए है, एनक्लोजर है, आपको कोई प्रूफ है तो आप उसमें बताइए कि आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है। कोई चीज़ जो आपको लगती है कि सच है लेकिन हो सकता है वो गलत भी हो, तो आप लिखोगे आई बिलीव कि मेरे हिसाब से ये सही है, तो ये आ जाएगा वेरिफिकेशन क्लॉज। नॉर्मल सारे प्लेन्स का यही फॉर्मेट, यही स्पेसिमेन होगा, बट कहीं कहीं थोड़ी चीज़ें चेंज होगी, तो वो आज हम देखते हैं फटाफट से कि क्या प्लेंट इन डिफेमेशन सूट है। वी ऑल नो व्हाट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन इज किसी के फेम को डीफेम करना, मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना, डिफेमेशन। तो डिफेमेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है। इट कैन बी लिबेल, इट कैन बी स्लॉन्डर। अगर लिबेल है मतलब किसी के लिए किसी ने कुछ लिखा है, प्रिंट किया है न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी, अगर वो लिखी हुई चीज़ से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो दैट इज़ डिफेमेशन एज लिबेल। तो और दूसरा एक सिचुएशन होगा जहाँ पे स्लॉन्डर होगा, मतलब दैट पर्सन विल बी स्पीकिंग समथिंग फॉर सम अदर पर्सन बाई विच ही इज़ गेटिंग हिज रेप्यूटेशन, ब्रांड जो भी है उसका वो ख़राब हो रहा है, तो उसको हम स्लॉन्डर का डिफेमेशन बोलेंगे। तो डिफेमेशन दो तरह की ही होगी। अब फिलहाल जो हम केस देख रहे हैं वो है डिफेमेशन एज अ लिबेल। लिबेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर पे किसी ने किसी के लिए कुछ लिखा है या छापा है, तो इट इज़ अ प्रिंटेड थिंग, दैट्स वाई दिस विल बी कमिंग अंडर द डिफेमेशन एज अ लिबेल। तो यहाँ पे एक केस है, अ पॉपुलर एक्ट्रेस इज डिजायरस ऑफ फाइलिंग अ सूट फॉर डिफेमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल विच शी कंसिडर्स टू बी डिफेमेटरी। एक एक्टर है, पॉपुलर एक्ट्रेस है, और उसे वो आपके पास आई है, वो बोल रही है कि उनको एक सूट फाइल करना है डिफेमेशन का, क्योंकि एक आर्टिकल छपा है जो उनको लगता है कि वो डिफेमेटरी है उनके लिए, अगेंस्ट द एडिटर। अब किसके अगेंस्ट करेगी? ऑब्वियसली जो एडिटर है उसका मैगजीन का, उसके अगेंस्ट ही केस होगा। तो अगेंस्ट द एडिटर ऑफ द मैगजीन इन विच द आर्टिकल अपीयर्ड, जिसमें वो आर्टिकल छपा है, जिसमें उसका डिफेमेशन हुआ है, उसी आर्टिकल में वो जो है वो अपना केस फाइल करना चाहती है उसके जो एडिटर है, मतलब एडिटर इन द सेंस कि ओनर ही हो सकते हैं वो, कोई खाली जो एडिटर जो नौकरी कर रहा है उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज़ डूइंग व्हाट हिज बॉस माइट बी टेलिंग हिम टू डू, सो ही सपोज टू डू वॉट एवर हिज बॉस इज टेलिंग हिम टू डू। तो जो भी उस मैगजीन का मैनेजर है उसके ऊपर, मैनेजर नहीं, जो भी उसका बॉस है, डायरेक्टर होगा, एडिटर डायरेक्टर होगा, जो भी होगा, उसके जो भी हेड होगा, सीनियर पर्सन, उसके अगेंस्ट वो केस करना चाहती है। शी ऑल्सो विशेस टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम सर्कुलेटिंग द मैगजीन। ना सिर्फ वो केस कर रही है, मतलब ना सिर्फ वो अपने डिफेमेशन का, अपने रेपुटेशन का, अपने मानहानि का जो अमाउंट कॉम्पेंसेशन मांगना चाहती है, उसके अलावा वो ये चाहती है कि वो जो उसकी मैगजीन है उसे और आगे सर्कुलेट ना करे बाय एन अप्रोप्रिएट इंजंक्शन। अभी कोर्ट इंजंक्शन कब इशू करती है, मतलब कोर्ट इंजंक्शन इशू करती है मतलब वो बीच में, अभी सपोज इसका सूट चल रहा होगा, उन्होंने जो भी केस किया है डिफेमेशन का, अब उसका कुछ डिसीजन नहीं आया है, तब तक
कोर्ट उसको बोलेगी। इंजंक्शन कभी भी बीच में होता है जब जजमेंट आया नहीं होता है, तो इंजंक्शन कोर्ट इशू करके बोल सकती है, उसे ऑर्डर कर सकती है, उसे प्रोहिबिट कर सकती है कि तुम अब से वो मैगज़ीन जो है वो सर्कुलेट बंद करो, जब तक वो जो केस है वो आगे नहीं बढ़ता, जब तक वो केस है वो ये नहीं होता, सॉल्व नहीं होता या उसका जजमेंट नहीं आता, तब तक उसे कहा जाएगा कि इसका सर्कुलेशन बंद करो। तो ये वो ही चाहती है कोर्ट से, ये जो एक्ट्रेस है वो ये चाहती है कि कोर्ट उसे इंजंक्शन भी इशू करे, बोले कि आप जो है उसे प्रोहिबिट करने के लिए बोलो। तो सेम जो नॉर्मल रूटीन फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में इन द सिटी सिविल कोर्ट एट मुंबई, वॉट एवर जो भी जुरिस्डिक्शन आता है उसका, तो आपके पास अगर कोई जो भी बंदा आया बंदी आया है कि उसके अगेंस्ट उसको डिफेमेशन का केस करना है किसी के अगेंस्ट, तो आप पूछोगे कि आप कहाँ रहते हो, जिसको आपको जिसके ऊपर आपको सूट फाइल करना है वो कहाँ रहते हैं, फिर ये कॉज हुआ कहाँ है, ये मैगज़ीन कहाँ इशू हुई है, ऐसा तो नहीं है कि ये मैगज़ीन कहीं फॉरेन कंट्री में इशू हुई है, तो कहाँ हुई है, क्या हुई है, उन सब बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सी जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन आपको पता चल गई कि हाँ ये तो मुंबई कोर्ट लगेगा, क्योंकि दोनों लोग जो हैं वो मुंबई को ही बिलोंग करते हैं, चाहे वो मैगज़ीन फॉरेन में क्यों ना छपी हो। तो मेजॉरिटी चीज़ें देखी जाएगी कि कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। तो मुंबई की कोर्ट में आप लिखोगे सूट नंबर सो एंड सो ऑफ ईयर सो एंड सो, ये जो सूट नंबर होगा ये रजिस्ट्रार आपको बताएगा। उसके बाद प्लेंटिफ यहाँ पे मिस जया श्रीदेवी, या फिल्म एक्ट्रेस बाय प्रोफेशन रिसाइडिंग एट सो एंड सो, तो ये हो गई प्लेंटिफ, क्योंकि ये सूट फाइल कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है, वर्सेस मिस्टर पेस्टोनजी पोखनवाला, एडिटर एंड सोल प्रोप्राइटर। ये एडिटर भी है और सोल प्रोप्राइटर भी है, मतलब ओनर है। फिल्मी न्यूज़ एंड न्यूड्स नोट्स कैरिंग ऑन बिजनेस जो भी है उसका एड्रेस। तो ये जो है ये एक लाइन यहाँ पे हमें लिखनी चाहिए आइडियली, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है कि प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेमेशन, क्योंकि ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी हमें बताता है कि प्लेंट जो है उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, या फिर जो भी प्लेंट है वो ऑर्डर 7 के अंडर आते हैं। तो हमको ये लिखेंगे अगर, तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि दे आर वेल नोन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी एज वेल। तो प्लेंट under order 7 of compensation for defamation, the plaintiff above named states as follows। तो पहले तो as usual हम लोग plaintiff के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफेंडेंट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे शॉर्ट में, एक मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपका ऐसे ही कवर हो गया। जब भी आप कोई भी प्लेंट जो है वो फाइल कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो या बना रहे हो, तो यहाँ तक तो हमें सबको ही आना चाहिए और सबको आता ही है कि कौन से कोर्ट में होगा, सूट नंबर क्या होगा, प्लेंटिफ का डिटेल्स वर्सेस डिफेंडेंट का डिटेल्स। उसके बाद प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 फॉर, यहाँ पे कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेमेशन है तो कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेमेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर स्पेसिफिक कोई लोन है, कुछ और चीज़ है, तो जो भी उसका रिलेटेड चीज़ है वो आप लिखोगे, तो ये एक तरह का सब्जेक्ट लाइन हो जाएगा कि जो कोर्ट में पढ़ रहा होगा उसे समझ में आएगा कि ये किस चीज़ के लिए प्लेंट फाइल किया है। पूरा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले ही उसे आइडिया आ जाएगा कि ये डिफेमेशन के रिलेटेड है, कि मैलिशियस जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए रिलेटेड है, तो वो उसे आइडिया आ जाएगा अगर हम यहाँ पे वो लिखेंगे तो। उसके बाद प्लेंटिफ के बारे में लिखेंगे, द प्लेंटिफ no problem. The plaintiff is popular and accomplished film actress who has been associated with the Indian screen for more than 17 years. तो 17 years से ज़्यादा वो फिल्म एक्ट्रेस जो है वो पॉपुलर है और काम कर रही है। The plaintiff has more than 50 Hindi films to her credit and has thousands of fans all over India. तो एक बहुत बड़ी नामी एक्ट्रेस है, रेप्यूटेड एक्ट्रेस है, उसके बारे में लिखना ज़रूरी है कि कोर्ट को भी पता चले कि किसका डिफेमेशन हुआ है। अकॉर्डिंगली वो वैल्यू डिसाइड होती है कि उसको डिफेमेशन के लिए कितनी वैल्यू वो मांग सकती है, तो कि उसका कितना क्रेडिटेबिलिटी है, उसके कितने फैंस हैं, उसने कितनी मूवीज़ दी है, फिर कितना इंडियन स्क्रीन में कितने सालों से वो एसोसिएटेड है, तो वो सब लिखा है। शी हैज़ सेवरल फ्रेंड्स इन द प्रोफेशन एंड इज़ लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ देम। तो वो एक नाम है उनका, रेस्पेक्टेड है वो ऐसा। फिर डिफेंडेंट के बारे में है कि डिफेंडेंट जो है वो सोल प्रोप्राइटर है और एडिटर है। उनका जो पब्लिशिंग एक फिल्म मैगज़ीन पब्लिश करते हैं वो, जिसका नाम है फिल्मी न्यूज़ एंड नोट्स, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द सेड मैगज़ीन। अब बार बार वो बता रहे हैं कि अब हम बार बार
मैगज़ीन का नाम नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे सेड मैगज़ीन, क्योंकि मैगज़ीन का जिक्र आएगा बार बार, क्योंकि मैगज़ीन में ही उनके बारे में कुछ छपा है या कुछ फ़ोटोज़ छपे हैं, जो भी कुछ है, तो द सेड मैगज़ीन ऐसा लिखेंगे। फिर विच हैज़ लार्ज सर्कुलेशन थ्रू आउट द इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है, सर्कुलेटेड है। ये लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये नहीं है कि डिफेंडेंट की तारीफ़ की जा रही है, ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कितने हद तक नुकसान पहुँचा है उस एक्ट्रेस को, कि वो जो न्यूज़पेपर है या वो जो मैगज़ीन है वो ऑल ओवर इंडिया में जा रही है, हर जगह जा रही है। इसका मतलब कि उसकी जो ये न्यूज़ होगी या जो डिफेमेशन है वो हर जगह पहुँची है। तो अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द सिचुएशन की। हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यही होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा बाय प्लेंटिफ, उसका इंट्रोडक्शन, डिफेंडेंट का इंट्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट होगा फैक्ट, क्या हुआ है। द प्लेंटिफ स्टेट्स दैट इन द इशू ऑफ सेड magazine of January 2014, the defendant has falsely and maliciously, मतलब गलत इंटेंशन से, maliciously जो भी आप प्रोनाउंस करो, मतलब मैलाफाइड कैसे होता है कि गलत तरीके से है, मैल फंक्शनिंग होता है गलत फंक्शनिंग होना, तो मैल न्यूट्रिशन होता है गलत न्यूट्रिशन होना, तो वैसे ही मैलिशियसली मतलब कि गलत इंटेंशन से, फॉल्स इंटेंशन से उसने प्रिंट किया है, जानबूझ के ऐसा किया है मुझे डिफेम करने के लिए। प्रिंटेड अ कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ व्हाट पर्पज टू बी ए न्यूड फोटोग्राफ ऑफ द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ की जो फोटो है जो अच्छी नहीं है वो उसने पब्लिश की है, जबकि वो प्लेंटिफ की फ़ोटो है भी नहीं। द प्लेंटिफ स्टेट्स एंड सबमिट्स दैट दिस इज़ नॉट अ जेन्यून फोटोग्राफ, हो सकता है वो AI जनरेटेड फोटोग्राफ हो, तो वो बता रही है कि वो मेरी फ़ोटोग्राफ है भी नहीं और उसने वो पब्लिश की है अपनी मैगज़ीन में। एज द प्लेंटिफ हैज़ नेवर अलाउड हर सेल्फ टू बी फोटोग्राफ्ड दैट वे ईदर फॉर दिस और एनी अदर फोटोग्राफ, तो उसने कभी ऐसे फोटोग्राफ खिंचवाई नहीं है, तो उसकी ऐसी फोटोग्राफ छपी क्यों है। द प्लेंटिफ सबमिट्स that the defendant has apparently superimposed the face of plaintiff on that photograph of another woman with the intention of boosting the sales of his magazine, तो उसने अपनी मैगज़ीन को सेल करने के लिए, अपनी मैगज़ीन को ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने के लिए किसी और औरत के फ़ोटो पे उसका फेस लगा दिया है। इन शॉर्ट उसने कुछ भी मैलिशियसली ऐसा किया है, इंटेंशनली ऐसा किया है ताकि उसका नाम खराब हो, जबकि वो फ़ोटोज़ उसकी है भी नहीं, तो डिफेमिंग द प्लेंटिफ इन द प्रोसेस। तो ये हो गया फैक्ट ऑफ द सिचुएशन कि ऐसा हुआ है। उसके बाद प्लेंटिफ ये बताएगी कि प्लेंटिफ फर्दर सबमिट्स दैट द डिफेंडेंट हैज़ ऑल्सो प्रिंटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द फोटोग्राफ, मतलब ना सिर्फ उन्होंने फोटोग्राफ सबमिट की, फोटोग्राफ पब्लिश की है, उसके साथ ऐसा स्टेटमेंट भी छापी है उसमें। तो क्या बताया है उसमें कि जया इज़ अवेलेबल फॉर द आस्किंग एंड इज सीन अबव इन हर बर्थडे सूट, द प्राइस इज चीप एंड द गोइंग इज ग्रेट, producers are refusing to give her fresh roles as her reputation in filmy circle is not well known, तो उनका इंसल्ट तो किया ही है, फ़ोटो भी ऐसा छापा है और लिटरली इंसल्ट किया है कि रेपुटेशन ख़राब है, फ्रेश रोल नहीं मिल रहे हैं, फिल्मी सर्कल में इतना नाम अच्छा नहीं है, लीडिंग एक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है उनके साथ काम करने के लिए, तो इसीलिए अभी उनको कोई मूवी मिलने वाली नहीं है, ऐसा भी लिखा है, ना सिर्फ फ़ोटो छापा है, लिखा भी है। तो हेयर टू अनेक्स्ड एंड मार्क्ड एग्जिबिट ए, तो एग्जिबिट ए एक तरह का एक एनेक्शर ए है जिसमें वो उसका फ़ोटोकॉपी भेजेगी, मतलब अटैच करनी पड़ेगी उसे ऑफ पेज नंबर सो एंड सो, जो भी होगा कि ये देखो ये इशू के मैगज़ीन का जो ये जनवरी का इशू है, जनवरी का पब्लिकेशन है, उसके पेज नंबर 51 पे देखो फ़ोटो है, उसके नीचे ये लिखा है, तो उसको उसकी कॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसने लिखा कि कॉज, पहले उसने लिखा फैक्ट क्या हुआ है, अब उसने लिखा कि कॉज, कि क्या कॉज है, क्यों वो कोर्ट के पास आई है। The plaintiff submit that the defendant has published the said photography and the said statements with malice, knowing and having reason to believe that such imputation would harm the reputation of the plaintiff and would lower her esteem in all her friends in film world as well as her fans throughout the India। तो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे शी विल से मतलब एक सिंपैथी गेन करेगा कोई भी,
या फिर सच को फोकस करके बताएगा कि उसका इंटेंशन की वजह से मुझे क्या क्या नुकसान हुआ है। अगर ये कोई और चीज़ का प्लेंट होता तो हम उस रिलेटेड लिखते कि इसको ये नुकसान हुआ है, उसकी वजह से उसका ये बिजनेस लॉस हुआ, या जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसने लैंड बोला था वो देने वाले हैं और उन्होंने दिया नहीं, तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे, मेरा पूरा बिजनेस का प्लान था वो चौपट हो गया, मुझे इररिपेयरेबल लॉस हो गया, ऐसे सब। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि उसने जानबूझ के रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है और फिर उसके फ्रेंड्स के सामने, उसके फैंस के सामने नाम ख़राब किया है, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस पब्लिकेशन की वजह से, मेरे रेपुटेशन पे, मेरे क्रेडिट पे, मेरे इतने सालों की मेहनत पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो वर्डिंग है, ये केस टू केस डिसाइड होंगे। यहाँ पे कोई भी हमको पहले से नहीं बताएगा कि क्या लिखना है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स और सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल काम आएगा कि हम सिचुएशन को उसके साइड में सोच के, जो हमारा क्लाइंट है, जो भी प्लेंटिफ है, उसके साइड में सोच के, उसके बिहाफ में सोच के, हम क्या सोच के ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे स्ट्रांग हो। बिकॉज अल्टीमेटली दिस पेपर, दिस सूट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू। बिफोर यू स्पीक, दिस इज गोइंग टू स्पीक अबाउट योर केस। तो ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा ही आपका केस जो है या आपका जो प्लेंट है वो स्ट्रांग होगा। तो advocacy is not only about speaking in or debating, it's always about communication। और जो हम लिखते हैं कि कितना अच्छा हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ा हथियार है फॉर ऑल द एडवोकेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे कि प्लेंटिफ जो है वो, उसको बहुत मॉनेटरी लॉस भी हुआ है, उसके वजह से उसको जो असाइनमेंट्स है, जो फिल्म है मिलने वाले थे, कोई एड मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली, हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स फ्यूचर में भी उसको नहीं देंगे, तो इतना सब उसको नुकसान हुआ है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हैविंग रिगार्ड to what has stated above, the plaintiff submits that in interest of justice, the defendant and his servants and agents be restrained by an order and permanent injunction of this honorable court from printing, publishing, selling, circulating or exhibiting the January issue। तो वो बता रही है, वो पूछ रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि डिफेंडेंट जो है, जो भी न्यूज़पेपर एडिटर है, जो न्यूज़पेपर एडिटिंग का मालिक है जो भी, तो उसको जो है और उसके सर्वेंट, उसके एजेंट, सबको बोल दिया जाए, इंजंक्शन कोर्ट इशू करे, प्रोहिबिट करे उन लोगों को कि वो पब्लिश ना करें, प्रिंट ना करें, सेल ना करें, सर्कुलेट ना करें। और ये जो जनवरी वाला इशू है उसके लिए ही बात है कि उसको कहीं भी और ज़्यादा सर्कुलेट नहीं करें, ऐसा वो मांग कर रही है। तो प्लेंटिफ ये तो सिर्फ वहाँ लिख रही है, उसको अलग से ये चीज़ फिर से लिखनी पड़ेगी जब लास्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि प्रे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर आस्किंग टू दिस थिंग कोर्ट, कि क्या हमें चाहिए क्या कोर्ट से। उसके बाद आएगा द प्लेंटिफ फर्दर सबमिट दैट एज शी सफर्ड इररिपेयरेबल हार्म, this honorable court may order the defendant to publish an unconditional apology in the forthcoming issue of the said magazine। तो ये वो बोल रही है कि ना सिर्फ उसकी अभी तक की बंद कर दे वो पब्लिकेशन जो है जनवरी मंथ का, बाकी करना है करे, लेकिन जनवरी मंथ का वो वाला पब्लिकेशन जिसमें उसका फ़ोटो और डिफेमेशन है, उस चीज़ को वो बोल रही है कि उसको तो पहले इंजंक्शन लगा दो, बंद कर दो, वो कभी भी सर्कुलेट ना हो। दूसरा वो ये बोल रही है कि वो अब जो इशू आएगा उसमें वो एक सॉरी अपॉलोजी बताए कि आई रिग्रेट कि मुझसे गलती हुई है, हमने गलती से किसी और का फ़ोटो लगा दिया था, हमें लगा ये फ़ोटो है, जो भी अपॉलोजी है उसे करनी चाहिए, पब्लिश करनी चाहिए, ताकि ये जो इसका लॉस है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो वो कोर्ट से ये भी मांग कर रही है कि इंजंक्शन तो बोल रही है, साथ ही साथ वो ये भी बोल रही है, जो आइडियली डिफेमेशन के केसेस में होता भी है, क्योंकि जहाँ पर भी लिबेल है तो वहाँ पे अनकंडीशनल जो है वो सॉरी बोलना होता है, अपॉलोजी होना होता है, तो ही आप उसमें से बाहर आ सकते हो। मतलब अगर हमसे भी अगर किसी से कभी कोई गलती हुई है, हमने अगर कुछ राइटिंग में गलत बोला है या वर्बली किसी के लिए कुछ गलत बोला है, तो उसका एकमात्र सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके लिए अपॉलोजी बोलो, अगर आपको सारी प्रोसीडिंग्स से बचना है तो। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ पे अड़े हो कि हाँ नहीं वो सही है तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ,
हाँ, अगर गलत है तो सॉरी बोलना है, लेकिन अगर सही ही है और आपको सॉरी नहीं बोलना है तो चाहे आप लड़ो। बट अदरवाइज़ अगर वो गलत है, आपको पता है कि आपसे गलती हुई है, जैसे इस केस में डिफेंडेंट को पता है कि उसने जो पब्लिश किया है वो गलत है, उसने जानबूझ से उसे डिफेम करने की कोशिश की है, तो ऐसे केस में उसे अपोलॉजी माननी ही पड़ती है। कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपको अपोलॉजी भी माननी पड़ेगी, आपको जो डिफेमेशन का उनका रेपुटेशन का लॉस हुआ है वो कॉम्पेंसेशन भी करना पड़ेगा। प्लस अभी तो आप इस इशू को बंद कर दो, हो सकता है कोर्ट ये भी ऑर्डर करे कि 1 साल के लिए आपका पब्लिकेशन सस्पेंड हो जाएगा। और अगर डिपेंडिंग अपॉन वेरियस केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे, सारे एक्टर्स का वो ऐसे कर रहे हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का वो डिफेमेशन कर रहे हैं, या गलत न्यूज़ गलत इन्फॉर्मेशन ही फैला रहे हैं, तो हो सकता है उनका लाइसेंस भी कोर्ट जो है वो जब्त कर दे और सस्पेंड कर दे, तो मतलब उनका पब्लिकेशन हमेशा के लिए भी रुक जा सकता है। तो उसके बाद प्लेंटिफ और क्या बोल रही है कि प्लेंटिफ ऑल्सो सेज एंड सबमिट्स दैट शी हैज़ सफर्ड लॉस एंड डैमेज बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी ये है कि नाम खराब हो गया उसकी, तो वो क्या कीमत लगाएगी, इर्रेपेरेबल हार्म है। और लेकिन मॉनिटरी हार्म ये हुआ है कि जो नुकसान हुआ है, जो उनको फिल्म मिलने वाली थी वो नहीं मिली है, जो एडवर्टाइजमेंट मिलने वाले थे वो नहीं मिले हैं, तो वो उस चीज़ का एक रफ एस्टिमेट देना पड़ता है हमेशा किसी को कि आप कितना कॉम्पेंसेशन मांगते हो। तो फॉर एग्जांपल ये जो प्लेंटिफ है आपके क्लाइंट, उन्होंने बोला आपको कि हमको 10 लाख रुपीज़ चाहिए, तो यू विल बी आस्किंग कि आप जो मॉनेटरी मेरा नुकसान हुआ है वो 10 लाख रुपीज़ का है, और इसका जो स्टेटमेंट है मैंने एग्जिबिट बी में दिया है, ड्यू टू पब्लिकेशन ऑफ डिफेंडेंट, कि इसके पब्लिकेशन की वजह से मुझे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे जो है वो चले गए। तो उसका अगर आपके पास प्रूफ है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। द प्लेंटिफ फर्दर स्टेट दैट इट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड fair play if, pending the hearing and final disposal of the suit, the defendant, his servants and agent be restrained by an order and injunction of this honorable court from printing, publishing, circulating, selling or exhibiting the said issue of the said magazine। तो ये ही लिखा है, फिर से एक और बार लिखा है कि वो फर्दर ये बोल रही है, कोर्ट को ये बोल रही है कि जस्टिस के हित में बोल रही है कि अगर जस्टिस हो, फेयर हो, तो बाद में आप बोलोगे कि इंजंक्शन करो, तब तक तो मेरी पूरी नुकसानी हो गई होगी, पूरी देश में फोटोग्राफ चले जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि आप अभी ही उनको बोलो कि इंजंक्शन इशू करो। कोर्ट को बोल रही है वो कि उसका प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, सर्कुलेटिंग, सेलिंग, वो जो जनवरी वाला इशू है, जनवरी वाला जो मैगज़ीन है, जनवरी एडिशन, उसको स्टॉप कर दो। उसके बाद वो बात कर रही है कि प्लेंटिफ को रिलीफ की बात कर रही है कि मुझे जो है वो पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट फीस जो 10 lakhs पे लगना था वो मैंने जो है वो भर दिया है। यहाँ पे कोर्ट फीस की बात जो हमको हमेशा एक क्लॉज में करनी होती है। एंड अंडरटेक्स टू पे अ हायर अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट अवॉर्डेड टू प्लेंटिफ एज डैमेजेस एज द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट। और अब ये भी बोल रही है कि हमारा एक्चुअली क्या होता है, कोर्ट फीस किस पे डिसाइड होती है, आपका क्लेम कितने का है, आप कितने का कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो। यहाँ पे ये 10 लाख का कॉम्पेंसेशन मांग रही है, तो वो बोल रही है कि 10 लाख के हिसाब से मैंने कोर्ट फीस भरी है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे कि मुझे उससे ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने उसको बोल दिया कि नहीं आपको तो 20 लाख मिलना चाहिए, आप 10 लाख तो कम मांग रहे हो, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि उसको 20 लाख जो है कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो वो बता रही है कि अगर मुझे 10 लाख से ज़्यादा कुछ भी मिलता है कॉम्पेंसेशन, तो उतना जो अमाउंट है पूरे अमाउंट पे मैं कोर्ट फीस भर दूंगी। तो जो भी कोर्ट फीस होगा, परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज मैं भर दूंगी ऑन द फुल अमाउंट ऑफ द कॉम्पेंसेशन। तो वो बता रही है, इनडायरेक्टली वो कोर्ट को बोल रही है कि आप मुझे इससे ज़्यादा का भी कॉम्पेंसेशन जो है वो लेके दे दो, ऐसा। The said magazine was printed and published in Mumbai and plaintiff was defamed in Mumbai। अब बात आती है jurisdiction की कि हमने आपको ही क्यों अप्रोच किया है, इस कोर्ट के पास ही क्यों आए हैं। तो क्योंकि वो मैगज़ीन जो है वो प्रिंट पब्लिश मुंबई में हुई है, और प्लेंटिफ का जो डिफेमेशन है, जो कॉज है, जो चीज़ है जो हुई है, जिस वजह से ये केस हुआ है, वो भी मुंबई में हुआ है, क्योंकि पब्लिश तो मुंबई में हुई है और सबसे पहले इशू भी मुंबई में हुई है, और डिफेंडेंट जो है वो भी मुंबई में रहता है, उसका बिजनेस भी मुंबई में है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट देयरफॉर हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एंड ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ प्रेजेंट सूट। तो इस केस को ट्रायल पे लेके जाके और डिस्पोज करें, मतलब फाइनली जजमेंट दे के वो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद द प्लेंटिफ विल रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स आर लिस्ट वेयर ऑफ इज अनेक्स्ड है टू, तो प्लेंटिफ जो है इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रही है, ट्रस्ट कर रही है जो इसके साथ अटैच्ड हैं। तो अब तक हमने देखा था कि 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, एक तो वो जो मैगजीन का कॉपी, और दूसरा वो कि क्या उनको 10 lakhs का जो लॉस हुआ है वो क्यों लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कुछ होगा तो वो उसके साथ अटैच करेंगी। अब प्लेंटिफ प्रे क्या कर रही है, वो ही सारी पॉइंट फिर से आ जाएंगी। सबसे पहली पॉइंट ये आएगी कि वो जनवरी 2014 का जो एडिशन है उसे बंद कर दो, सर्कुलेट करना, प्रिंट करना, पब्लिश करना, उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दो। उसके बाद डिफेंडेंट को बोला जा रहा है कि आप अपोलॉजी मांगो, अभी एडिशन में जो नेक्स्ट एडिशन आएगा आपका मैगजीन का, जो नेक्स्ट इशू आएगा नेक्स्ट मंथ का, उसमें आप लिखो कि ये पर्टिकुलर डे पे ये पर्टिकुलर फ़ोटो जो भी हम लोगों ने डाला था वो हमसे गलती हुई थी, और अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगो। और तीसरा 10 lakhs रुपीज़ मुझे जो है डैमेजेस के हिसाब से मिलने चाहिए, और 10 lakhs रुपीज़ जब देगा वो तब तक का इंटरेस्ट भी चाहिए, मतलब 10 लाख विथ इंटरेस्ट चाहिए, विद 6% पर एनम का। अगर जब जिस दिन पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल आज अगर वो केस डाल रही हैं तो आज से लेके 6 महीने बाद पेमेंट किया तो 6 महीने का 6% इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ऐसा वो कोर्ट से प्रे कर रही है, मांग कर रही है। पेंडिंग द हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस सूट द डिफेंडेंट बाय हिमसेल्फ और थ्रू सर्वेंट्स, तो ये वापस वही लिखा है कि वो उसको कोर्ट को यही बोल रही है कि आप उसको कभी भी वो जो है जो भी मैगजीन है उसका प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, सेलिंग, सर्कुलेटिंग सब बंद कर दो। उसके बाद वो एड इंटरिम रिलीफ इन टर्म्स ऑफ प्रेयर डी अबव, ये तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एड इंटरिम रिलीफ है, मतलब ये बीच में मांग रही है। ये जो रिलीफ मांग रही है वो कोर्ट से, जो भी आपकी प्लेंटिफ है वो कोर्ट से ये मांग रही है कि ऐसा नहीं केस ख़त्म होने के बाद 4 साल लग गए केस को, उसके बाद आप बोल रहे हो ये सर्कुलेट करना बंद कर दो, तब तक वो सर्कुलेट होकर रद्दी में भी चली जाएगी। तो ये एड इंटरिम रिलीफ की बात कर रही है, मतलब ये तो अभी ही करो, एकदम स्पॉन्टेनियसली ऑर्डर करो, भले ही आप केस का जजमेंट बाद में दे दो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो इंजंक्शन इशू करते हैं। तो इंजंक्शन इज़ नॉट फाइनल जजमेंट, इंजंक्शन इज़ नॉट डिसीजन, इट्स जस्ट अ इंटरिम थिंग जो बीच में कोर्ट ऑर्डर करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि ये सिचुएशन है दैट द डिफेंडेंट टू बी ऑर्डर्ड एंड डिक्रीड टू पे द प्लेंटिव द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सूट, और वो बोल रही है कि जो प्रेजेंट सूट का जो भी मेरा खर्चा हुआ है, एडवोकेट एक्सपेंस, कोर्ट फीस, स्टैम्प, ये ड्यूटी, ये वो जो भी कुछ भी लगा होगा, तो वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है, माय बैड, तो जो भी कुछ कोर्ट फीस वगैरह लगा होगा तो वो सब जो है वो मुझे वो भर के दे दे। फॉर सच फर्दर एंड अदर रिलीफ एज ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। फिर ये सब कोर्ट को अगर कुछ लगता है कि प्रॉपर सर्कमस्टेंस के हिसाब से और अदर कुछ रिलीफ मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसे कोर्ट से वो प्रेयर हो गई। तो यहाँ पे प्रेयर की बात हो गई। फिर यहाँ पे प्लेंट ड्रॉन बाय, मतलब ये यहाँ पे एडवोकेट का नाम आएगा कि किसने इस एडवोकेट को कौन से एडवोकेट ने इस प्लेंट को बनाया है, ड्राफ्ट किया है। यहाँ पे साइन करेंगी वो प्लेंटिफ श्रीदेवी मैडम। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन आएगा, आई जया श्रीदेवी द प्लेंटिफ above named residing so and so do hereby solemnly declare that say what is stated in paragraph number so and so। अब जहाँ पे उसको 100% पता है और जो वो सच बता रही है, या जो उसकी ट्रू टू हर ओन नॉलेज है, उसको पता है, बाकी जो रिमेनिंग पैराग्राफ हैं वो अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से बोल रही है। तो हमेशा ये जो वेरिफिकेशन क्लॉज है ये एज इट इज़ ही होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी केस यू टॉक अबाउट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप डिक्लेरेशन ही दे रहे हो कि ये क्लॉज से ये क्लॉज जो है दैट इज़ ट्रू एंड बेस्ट, आई डिक्लेयर दैट इट इज़ ट्रू टू माई ओन नॉलेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से ये सच है, और बाकी की जो पैराग्राफ है वो मेरे हिसाब से, माई बिलीफ है, यहाँ पे नॉलेज नहीं, माई बिलीफ एंड माई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो सही है और मुझे लग रहा है ये सही है। उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे मुंबई फॉर जो भी डेट होगा एंड सो यहाँ पे एडवोकेट का फिर से साइन आएगा, एंड यहाँ पे आएगा जो असिस्टेंट मास्टर एसोसिएट हाई कोर्ट जो भी अटेस्ट करेगा इस चीज़ को, या एक तरह का साइन करेंगे रजिस्ट्रार वगैरह जो भी। तो ये हो गया एक फॉर्मेट जो कि हमने देखा कि प्लेंट अगेंस्ट द डिफेमेशन इन केस ऑफ अ लिबेल। तो एक और है लिबेल जैसा, इसको हम पूरा नहीं करेंगे बट हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें। जैसे कि प्लेंट इन अ
डिफेमेशन सूट अगेंस्ट अ न्यूज़पेपर एडिटर। यहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटर की बात है। अब केस हम देख लेते हैं कि क्या है। द प्लेंटिफ वॉज मैरिड टू XYZ एंड हैड लिव्ड विथ हिम एज हिज वाइफ फॉर 7 years and had one child by him. Thereafter, XYZ deserted her and the court ordered him to pay maintenance for the child. मतलब यहाँ पे एक बात है कि एक प्लेंटिफ है, एक लेडी है जो XYZ से मैरिज किया था और उसके 7 years के मैरिज के बाद उनका डिवोर्स हो गया, उनका एक बच्चा भी था और कोर्ट ने उनको जो है उसने डिजर्टेड मतलब उसको छोड़ दिया था। XYZ उसके हस्बैंड ने, जो प्लेंटिफ है आपकी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया और कोर्ट ने बोला कि आप जो है मेंटेनेंस पे करो, बच्चे को मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है। उसके बाद ओनर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, एक मुंबई न्यूज़ के ओनर एडिटर हैं जिन्होंने इन आर्टिकल को पब्लिश किया जो कि इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा था कि ये जो वुमेन है, जो आपकी प्लेंटिफ है, जिसको केस करना है डिफेमेशन का, मतलब जिसका डिफेमेशन हुआ है, जिसका नाम खराब हुआ है, वो उसके लिए ये बताया गया कि वो डिसऑनेस्ट वुमेन है जो फॉल्सली रिप्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट शी वॉज द वाइफ ऑफ XYZ, whereas in fact she had merely cohabited with him and had born his child without being married to him। तो ऐसा सब उसने लिख लिया कि ये बच्चा उनका नहीं है, मैरिज के बिना ही उनका मैरिज हुआ, ऐसे ही उसके साथ वो घूमती थी एंड उनकी मैरिज तो कभी हुई ही नहीं थी। एंड द प्लेंटिफ सूज फॉर डिफेमेशन। तो यहाँ पे उसका नाम खराब हुआ है क्योंकि उसको तो ऑफिशियली कोर्ट से जो है वो डिवोर्स मिला है, ऑफिशियली कोर्ट ने बताया है कि आप मेंटेनेंस पे करो उसके बच्चे के लिए, तो ऑब्वियसली मैरिज हुई होगी तभी तो कोर्ट जो है उसने उसको डिजर्ट कर लिया और कोर्ट ने उसको डिवोर्स का डिक्री दिया होगा। तो यहाँ पे वो कोर्ट को ही बताएगी कि देखो वो मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है उस न्यूज़पेपर में, जबकि कोर्ट को पता है कि कोर्ट ने ही मुझे वो डिक्री जो है, मतलब जो जजमेंट है डिवोर्स का, सेपरेशन का जो जजमेंट है वो इशू किया था। कोर्ट ने मुझे ये बताया था कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए बच्चे के लिए, तो वो सब वो उसमें डिटेल लिखेगी। तो सिमिलर ही होगा सूट नंबर सो एंड सो मुंबई की कोर्ट में प्लेंटिफ कौन है वर्सेस डिफेंडेंट कौन है। यहाँ पे प्लेंटिफ के बारे में होगा कि प्लेंटिफ जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर है बाय प्रोफेशन और उन्होंने एक डॉक्टर के साथ मैरिज किया था। ये जो मैरिज है वो ट्रेडिशनल हिंदू राइट्स के हिसाब से हुआ था। उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी वो अटैच करेगी क्योंकि वो लिख रहा है कि इन दोनों की कभी मैरिज हुई नहीं थी, ऐसे ही जो है वो बच्चा है, ये वो कुछ भी उसने गलत सलत लिख लिया था। इसीलिए इसको कोर्ट को बताना ज़रूरी है कि मैरिज भी हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद एविडेंस, मैरिज का एविडेंस के हिसाब से मैरिज सर्टिफिकेट की बात की है। ये इंट्रोडक्शन में ही आ गया क्योंकि वो उसका एज गुड एज उसका इंट्रोडक्शन ही है कि वो कौन है, किससे मैरिड है और मैरिज का सर्टिफिकेट। तो ये हो गया एग्जिबिट ए, यहाँ पे एक अटैचमेंट पहले ही आ गया। उसके बाद दूसरी यहाँ पे डिफेंडेंट के बारे में भी आना चाहिए। डिफेंडेंट यहाँ पे है, द डिफेंडेंट इज़ अ सोल प्रोप्राइटर एडिटर जो ये वाला न्यूज़ पब्लिश करता है एंड उसका इतना सर्कुलेशन है महाराष्ट्र एंड गुजरात में, ऐसे सब लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे है कि 10 अप्रैल को ये चाइल्ड जो है वो बॉर्न हुआ। ये मतलब ये एक ही में हम 1 2 3 4 करके नहीं, एक ही पैरा में हम लिख सकते हैं बिकॉज वी आर राइटिंग समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लेंटिफ। तो ये है उसका मैरिज हुआ था, उसका एक बच्चा हुआ इस दिन पे, उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो एग्जिबिट बी में बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब 2 अटैचमेंट हो गए, एक मैरिज सर्टिफिकेट एक बर्थ सर्टिफिकेट। तो सामने कोर्ट को पहले ही पता चल जाएगा कि वो सही बोल रही है, एक तो वो लेजिट मैरिज थी और वो बच्चा भी लेजिट है। उसके बाद इन जून 2013 द सेड XYZ डिजर्टेड द प्लेंटिफ, तो उसने उसको छोड़ दिया, डिजर्टेड मतलब लीव्ड हर। तो इन मई 2013 ऑन अ पेटिशन फाइल बाय प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ ने पेटिशन फाइल किया कि जो भी है उनको अलग होना है। उसके बाद कोर्ट ने जो है वो प्लेंटिफ को ये भी ऑर्डर दे दिया कि प्लेंटिफ को जो है वो 10,000 एज ए मेंटेनेंस मिलना चाहिए हर महीने फॉर द बच्चे के पढ़ाई के लिए, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए। तो ये बात हो गई प्लेंटिफ के बारे में। डिफेंडेंट का भी हमने देख लिया। उसके बाद यही है कि न्यूज़पेपर में क्या स्टोरी हुआ, फिर न्यूज़पेपर में क्या लिखा उसने मेरे लिए, ये लिखा कि डिसऑनेस्ट है, ये है वो है, फिर अपने हिसाब से वो लिखेंगे कि मेरा इतना नाम खराब हुआ है,
कि मेरा प्रोफेशनली मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मेरा नुकसान हुआ है। मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि ये जो आर्टिकल में उसने ऐसे लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। तो ऐसा थोड़ा वो जो उसको स्टोरी है उसको थोड़ा थोड़ा एलॉबरेट करके, ऐसा पूरा स्टोरी नहीं लिखना है। हम कोर्ट को प्लेंट लिख रहे हैं, किसी को कोई लेटर नहीं लिख रहे हैं। तो द प्लेंटिफ स्टेट दैट द डिफेंडेंट पब्लिश द सेड आर्टिकल विथ फुल नॉलेज, मतलब वो जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि वो गलती से उससे छप गया है या उसे नहीं पता था, उसने जानबूझ के ये किया है ताकि टू हार्म हर रेपुटेशन एंड लोअर हर इन एस्टीम ऑफ हर ऑल फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। तो उसके फ्रेंड्स के सामने, उसके एसोसिएट्स के सामने उसका नाम खराब हो, इसीलिए ऐसा किया है। तो प्लेंटिफ ये बोल रही है कि मुझे जो है वो 5 लाख का अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरा लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। तो मैं इस पब्लिकेशन की वजह से ये जो मेरा लॉस और डैमेज हुआ है, मुझे इतना काम का नुकसान हुआ है, तो उसका एग्जिबिट डी वो दे देगी कि ये जो डिटेल है वो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये काम मुझे मिलने वाला था जो नहीं मिला। और वो बता रही है कि क्योंकि कोर्ट फीस हमेशा हमेशा उस पर होती है जितना आप कॉम्पेंसेशन कर रहे हो, जितना आप मांग कर रहे हो कि आपको कितना मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेमेशन। तो यहाँ पे ये 5 लाख मांग रही है, तो इसीलिए वो बता रही है कि मैंने 5 लाख का कोर्ट फीस जो है वो भर दिया है, और अगर कोर्ट मुझे चाहे कि हायर अमाउंट दे, 5 लाख से ज़्यादा दिलवा दे, तो मैं उसके ऊपर के अमाउंट का भी जो भी कोर्ट फीस है वो भर दूंगी। उसके बाद वो बता रही है कि मुंबई में ही इसी कोर्ट के पास हम क्यों आए हैं, क्योंकि वो बता रही है कि न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश और प्रिंट मुंबई में होता है, और प्लेंटिफ का इस वजह से ये जो कॉज है, ये जो हैपनिंग हुई है, ये जो चीज़ हुई है वो मुंबई में ही हुई है। गुनाह कहाँ हुआ है, डिफेमेशन कहाँ हुआ है, मुंबई में, क्योंकि वो जो पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर का वो पब्लिश भी मुंबई में हुआ है और प्रिंट भी मुंबई में हुआ है, सर्कुलेट भी मुंबई में हुआ है, और वो डिफेंडेंट जो है उसका बिजनेस यहीं पर है, इसीलिए हमारे पास तो आपके पास ही आना है। इसलिए वो लिख रही है, देयरफॉर दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन, ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ दिस प्रेजेंट सूट। तो ये चीज़ तो हमेशा सेम ही होगी, यहाँ पे सिर्फ खाली न्यूज़पेपर की जगह कुछ और आ जाएगा कि जो भी है, मतलब प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, गुनाह कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड जो है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। द कॉज ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट सूट, ये कॉज ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है कि कब ये हुआ है, तो वो 10 अगस्त को हुआ है। द सूट इज़ दस नॉट बैरिड बाई लॉ ऑफ लिमिटेशन, मतलब ये रिसेंटली हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पहले का आपको पब्लिकेशन आके उसके डिफेमेशन की बात कर रही हूँ। हो सकता है किसी ने 10 साल बाद कोई पढ़ा अपने लिए आर्टिकल कि अरे इसने तो ऐसा लिखा था मेरे लिए, तो 10 साल बाद वो नहीं कर सकता है केस उस चीज़ के लिए जो 10 साल पहले हो चुकी है। तो हर चीज़ के अलग नॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल हम कभी करेंगे, बट इसमें ये है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से वो बैरिड नहीं है। 10 अगस्त 2014 को उसने किया है जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, और उसका मैं जो है वो अभी इसका डिटेल जो है वो प्लेंट फाइल कर रही हूँ। तो द प्लेंटिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रही, ये लाइन हमेशा आएगी। प्लेंटिफ विल रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्स अ लिस्ट वेयर ऑफ इज अनेक्स टू, जो प्लेंटिफ ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस पर वो रिलाई करती हैं, उस पर वो विश्वास करती हैं। उसके बाद द डिफेंडेंट भी ऑर्डर्ड, वो बता रही, वो यहाँ पे प्रे क्या कर रहे हैं, तो वही प्रे करेंगे भाई 5 लाख दो, और फिर जो भी कॉस्ट है इस केस का वो भी मुझे दो। उसके बाद वो कोर्ट अगर कुछ चाहे, अगर मेरे लिए कुछ और अच्छा हो सके, तो वो एक कोर्ट को प्रे करेंगी कि उससे ज़्यादा भी मुझे अगर मिल सकता है तो अच्छा है। फिर अगेन साइन वेरिफिकेशन हमेशा सेम होगा कि सो एंड सो पैराग्राफ आर ट्रू टू माय ओन नॉलेज एंड सो पैराग्राफ आर स्टेटेड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। तो ये मेरे इन्फॉर्मेशन और बिलीफ के हिसाब से, और बाकी ट्रू टू माई नॉलेज है। फिर साइन बाय एडवोकेट एंड सो। अब एक है कि प्लेंट फॉर स्लैंडर। स्लैंडर मतलब बोल के अगर किसी ने किसी के लिए कुछ गलत बोला है, सब कुछ सेम होगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बट ये है कि खाली हमें समझना है कि यहाँ पे डिफेमेशन जो है वो एज अ स्लैंडर है। आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज़ का एग्जिबिट नहीं दे सकते हो। जैसे मैगज़ीन का आपने फ़ोटो दे दिया, न्यूज़पेपर का आपने फ़ोटो दे दिया, इसका आप कोई फ़ोटो नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई विटनेस बताना पड़ेगा कि उसने भी सुना था। तो द डिफेंडेंट अटर्ड डिफेमेटरी रिमार्क्स अबाउट द प्लेंटिफ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मतलब एक रोटरी क्लब की मीटिंग है, अभी अकेले में दो लोगों ने एक दूसरे को कुछ भी बोला तो वो डिफेमेशन नहीं है। लेकिन सामाजिक पब्लिक प्लेस पे अगर किसी ने किसी का नाम खराब किया, उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाई, उसका फेम को फेम किया, तो डिफेमेशन अगर हुआ है तो डिफेमेशन बाय स्लैंडर तब हुआ है जब उसके लिए कुछ बोला गया है गलत। तो एक डॉक्टर है, उसके लिए कुछ गलत बोला गया है, उससे रिलेटेड हम जो है हमें केस के लिए बताया गया है। तो वैसे ही सिविल कोर्ट ऑफ मुंबई, पहले तो ये होगा सूट नंबर 505।
ऑफ 2014, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, फिर प्लेंटिफ के बारे में बताया कि डॉक्टर है प्रोफेशन से, एक जनरल प्रैक्टिशनर की तरह काम करता है। डिफेंडेंट के बारे में बताया जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट होते हुए भी वो रोटरी क्लब की मीटिंग में उसके लिए कुछ भी बोला जा रहा है। फिर वो प्लेंटिफ बताएगा कि मीटिंग हुआ था रोटरी क्लब में, ताजमहल होटल में, सो एंड सो, बहुत सारे फ्रेंड्स और सब लोग आए थे, तब डिफेंडेंट ने मेलिक्यूअसली जानबूझ के, मतलब गलत इंटेंशन से उसके बारे में बोला, उसकी इंसल्ट की, ऐसे सब। तो उसने क्या बोला, XYZ में बी ए केपेबल फिजिशियन, भले ही वो इतना फिजिशियन है बट उसका मॉरल कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा अच्छी लोगों के सामने बैठ नहीं सकता, अच्छी रेस्पेक्टेड फैमिलीज़ के साथ उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, स्पेशली वेयर लेडी पेशेंट्स में भी इन्वॉल्व। तो उसने बेसिक बुरी तरह से उसका नाम खराब करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ बताएगा कि ऐसे वर्ड्स जो है वो उसको बहुत इंजरी हुई है उसके प्रोफेशनल करियर में, उसके पास का मतलब जो पेशेंट्स है वो आना बंद कर दिए हैं, पेशेंट्स नहीं आते हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया है, ये सब चीज़ें गलत बोली है उसने। द प्लेंटिफ ये बताएगा कि ये जो वर्ड्स फॉल्सली बोले हैं, गलत इंटेंशन से बोले गए हैं, मेरे प्रोफेशनल करियर को इंजोर हो गया है, मेरी रेपुटेशन, मेरा कैरेक्टर, मेरा जनरल प्रैक्टिशनर जो मेरा प्रोफेशन है वो बहुत ऑनररी प्रोफेशन है, मुझे मॉनिटरी भी नुकसान हुआ है और नॉन मॉनिटरी भी हुआ है, रेपुटेशन जो ख़राब हुई है उसका मैं क्या ही अमाउंट लगाऊं। फिर भी वो बोलेगा कि मैं 5 लाख जो है वो मांग करता हूँ एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेमेशन। और उसके बाद वो बताएगा कि 5 लाख पे जो भी कोर्ट फीस है वो मैं भर दिया है मैंने, अगर कोर्ट मुझे इससे ज़्यादा अमाउंट का कॉम्पेंसेशन लेके देती है तो उसके ऊपर का भी मैं कोर्ट फीस भरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो बताएगा कि क्योंकि ये जो डिफेमेटरी अटरेंस है, ये जो चीज़ हुई है, कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, वो मुंबई में हुआ है, वो मुंबई में रहने वाला है, इसीलिए हमने मुंबई की कोर्ट को अप्रोच किया है। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन कभी हुआ है तो 10 फरवरी 2008 में हुआ है, और ये वाला जो सूट है वो नॉट बैरेड बाय लिमिटेशन, यहाँ पे कोई लिमिटेशन की बात नहीं है, और फिर वो मतलब टाइम लिमिट की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो बताए, ये लाइन भी हमेशा ही आएगी, द प्लेंटिफ विल रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्स अ लिस्ट वेयर ऑफ इज अनेक्स टू, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए हैं इसके साथ वो सब पे मैं खुद रिलाई करता हूँ। फिर प्लेंटिफ प्रे क्या करेगा, वही 5 लाख दे दो, उसको बोलो कि 5 लाख का कॉम्पेंसेशन हो, और उसको प्रेजेंट सूट का भी जो भी केस करने का जो भी मेरा खर्चा हुआ है वो भी मुझे दे, और फिर ऑनरेबल कोर्ट मुझे उसके ऊपर कुछ देना चाहती है तो वो भी दे। अब हम बात करते हैं कि सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है कि अगर किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, अब कोर्ट में पूरा ट्रायल चला, सब कुछ हो गया, और बाद में पता चला कि आप बेगुनाह हो, मतलब क्या है कि आपको गलत तरीके से आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया है, मैलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन किया गया है, मतलब इंटेंशनली गलत इरादे से आपके ऊपर केस किया, और फिर साबित तो यही हुआ कि आप निर्दोष हो। तो यहाँ पे आप जो है वो कन्विक्ट नहीं हुए, आप जो है अपराधी नहीं हो, तो मतलब आप इनोसेंट हो, और आप इनोसेंट हो तो आपके पास हक है कि आप उससे कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, जैसे कि डिफेमेशन कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं, वैसे ही आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आपने चोरी की नहीं थी, फिर आपके ऊपर केस चला, सब कुछ हुआ, लास्ट में पता चला कि आप तो इनोसेंट हो। तो आप अगर इनोसेंट हो तो इसका मतलब आप पे केस नहीं होना चाहिए था, अब आपका तो नुकसान हुआ, आपका नाम खराब हुआ, पैसा गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट को बोलेंगे, आप उस जिसने आपके ऊपर केस किया था उसी इंसान के ऊपर, कोई और नहीं, जिसने आपके ऊपर केस किया था उसी इंसान के ऊपर आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का प्लेंट फाइल करोगे, मतलब सूट फाइल करोगे, जहाँ पे आप कॉम्पेंसेशन की मांग करोगे। तो रिकवरी ऑफ डैमेजेस जो कि ये कब होगा, लेकिन जब आप इनोसेंट प्रूव हो गए, ऐसा नहीं कि कोर्ट ने आपको बोल दिया कि नहीं आपकी गलती थी, आपने चोरी की थी, तो जहाँ पे आप इनोसेंट प्रूव ही नहीं हुए हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पर्सन अगर इनोसेंट होता है तो उसे एक्विट बोलते हैं, ACQUIT, एक्विट मतलब आप इनोसेंट हो। तो कन्विक्ट जो है वो मतलब आप अपराधी हो। तो अगर कन्विक्ट नहीं हो, आप इनोसेंट हो, तभी आप जो है वो मैलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन का जो प्लेंट है, जो सूट है, वो फाइल कर सकते हो। तो द डिफेंडेंट हैज़
filed a false criminal complaint. अब यहाँ पे केस क्या है कि किसी ने किसी के ऊपर false criminal complaint डाल दी, which ultimately resulted in plaintiff's acquittal. acquittal मतलब वो innocent साबित हो गया, वो एक्विट कहा गया जाएगा, तो वो एक्विट हो गया, मतलब कन्विक्ट नहीं हुआ, वो एक्विट हुआ। कन्विक्ट होता तो वो अपराधी होता, तो वो एक्विट हो गया। एक्विट हो गया मतलब वो बाइज्जत बली कर दिया गया, मतलब उसकी गलती नहीं थी। तो फिर आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ वो गलत बोला हो तो द प्लेंटिफ नाउ सूज द डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस फॉर मैलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन के लिए प्लेंटिफ जो है वो अभी सू करेंगे। तो बाकी सब सेम होगा, इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, सूट नंबर सो एंड सो, प्लेंटिफ का नेम, डिफेंडेंट का नेम, एड्रेस, सब कुछ। फिर फर्स्ट पॉइंट में प्लेंटिफ के बारे में, कहाँ रहता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि वो 20 ईयर्स से अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छी तरह से वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर भी क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दिया है। तो डिफेंडेंट के बारे में बताया है कि वो भी फर्नीचर के बिजनेस में है, सो एंड सो एरिया में रहता है। अब बात आती है कॉज ऑफ एक्शन की, मतलब फैक्ट की। तो फैक्ट की बात यह है कि 1 जून 2010 को डिफेंडेंट ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दिया। तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया तो आपको उसका डिटेल तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि कंप्लेंट क्या, कौन सा था, 592010 अगेंस्ट प्लेंटिफ इन द कोर्ट, कौन सी कोर्ट में किया, तो किस चीज़ के लिए चार्ज किया प्लेंटिफ को, कि हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, कौन से सेक्शन के अंडर आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट किया है। तो सेक्शन 403 के अंदर इंडियन पेनल कोड। तो अगर अभी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नाउ भारतीय न्याय संहिता कौन सा कोड, क्योंकि हो सकता है ये केस तो उसने पहले किया होगा, तो तब तो इंडियन पेनल कोड ही था। तो इंडियन पेनल कोड के 403 सेक्शन के हिसाब से उसके ऊपर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया था और उसके ऊपर 30,000 का जो है वो ये लगाया था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो यहाँ पे परसुएंट टू दैट कंप्लेंट, तो वो कंप्लेंट के बारे में बता रहा है मैजिस्ट्रेट को कि डिफेंडेंट जो है विथ 2 पुलिस ऑफिसर अटेंडेड द बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ द प्लेंट एंड प्लेंटिफ अरेस्टेड परसुएंट। तो अभी कंप्लेंट किया तो प्लेंटिफ को तो अरेस्ट करके चले गए, उसका अरेस्ट वारंट लेके आए और अरेस्ट किया। द प्लेंटिफ ने बताया कि सबमिट दैट व्हेन द प्लेंटिफ वाज अरेस्टेड सेवरल ऑफ हिज बिजनेस एसोसिएट, कस्टमर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। तो प्लेंटिफ बता रहा है कि मुझे कितना नुकसान हुआ तुम्हारे गलत क्रिमिनल केस करने की वजह से, तुम्हारे मैलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन की वजह से, तुमने मेरे ऊपर गलत तरीके का प्रोसिक्यूशन करवाया। इस वजह से वहाँ पे जब मुझे अरेस्ट करने आए तब वहाँ पे कस्टमर थे, मेरे एसोसिएट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, सब लोगों ने मुझे देखा, तो कितना मेरा नाम खराब हुआ। तो यहाँ पे एंड दे पास डेरोगेटरी रिमार्क्स, मतलब उन्होंने मुझे टॉन्टिंग भी मारा, डेरोगेटरी रिमार्क्स किया, मेरे बारे में कुछ भी बोला। तो प्लेंटिफ बिकॉज ऑफ सच अरेस्ट, इस अरेस्ट की वजह से, द प्लेंटिफ फर्दर स्टेट दैट इमीडिएटली देयर आफ्टर ही वॉज taken in a police van to Girgaon police station where he was detained in the police lockup from 20 जून से 28 जून तक तो लॉकअप में बिठा दिया मुझे। फिर प्लेंटिफ वॉज रिलीज ऑन बेल बाय लर्न मैजिस्ट्रेट, तो फिर बेल पे भले ही वो निकल के आया बाहर। प्लेंटिफ craves leave to refer to and rely upon the said complaint and the proceedings of the Girgaon court in respect of the said complaint when produced। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गिरगांव कोर्ट जो है वहाँ के प्रोसीडिंग्स भी दे सकता हूँ जहाँ पे मेरा ये जो केस चला था। द प्लेंटिफ स्टेट्स दैट हिज ट्रायल जो है वो 1 जून को चला और मैजिस्ट्रेट जो थे वो कोर्ट नंबर 2 जो भी मिस्टर सो एंड सो थे उन्होंने मेरा केस जो है वो देखा। फिर प्लेंटिफ बताएगा कि उसके डिफेंस में उसने ट्रायल किया और उसके जो सर्विसेज थे उसने एक एडवोकेट भी हायर किया। फिर उसकी ट्रायल जो है वो 5 दिन तक चला। फिर प्लेंटिफ अल्टीमेटली एक्विटेड, मतलब प्लेंटिफ ये हो गया कि वो गुनहगार नहीं है, वो इनोसेंट प्रूव हो गया, मैजिस्ट्रेट ने बताया, और जितने भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए। द प्लेंटिफ फर्दर सबमिटेड दैट द लर्न मैजिस्ट्रेट इन द कोर्स ऑफ हिज जजमेंट वॉज प्लीज्ड टू ऑब्जर्व एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या बताया था अपनी जजमेंट में, जो मैजिस्ट्रेट जिन्होंने जो भी जजमेंट दिया तो उन्होंने क्या बताया कि द प्रेजेंट कंप्लेंट हैज़ बीन filed without any basis whatsoever and absolutely false, frivolous and
वेक्सेशियस, तो एकदम मतलब नल एंड वॉइड है, जिसका कोई स्तर ही ना हो, जिसका कोई बेस ही ना हो, ऐसी चीज़ों का कंप्लेन बना के लेके आया है। द कंप्लेन ऑब्वियसली हैड बीन फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट आउट ऑफ मैलिस, तो कोर्ट ने भी ये बोला कि वो गलत इंटेंशन से टुवर्ड्स एबीसी, उसके लिए कुछ उसकी दुश्मनी होगी, बिजनेस राइवलरी होगी, कुछ भी रीज़न की वजह से उसने उसके ऊपर जानबूझ के कंप्लेन की है। इन द सर्कमस्टेंसेस एबीसी ऑनरली अक्यूटेड बाय दिस कोर्ट, तो इसीलिए इस सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट जो है जो भी आपका प्लेंटिफ है उसको कोर्ट जो है वो एक्यूट कर रही है, मतलब उसे इनोसेंट बता रही है। एज दिस इनोसेंस हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट, तो कोई भी डाउट की परछाई के बिना वो जो है वो इनोसेंट साबित हो चुका है, तो इसकी जजमेंट की कॉपी भी उसको देनी पड़ेगी। फिर प्लेंटिफ बताएगा कि स्टेट दैट ही हैज़ इनकर्ड एक्सपेंसेस, मुझे 6,500 रुपये लगे एडवोकेट की फ़ीस, ये वो, फिर बाद में मुझे और 50,000 लगे, तो ये सब मुझे यहाँ से मिलना चाहिए, आप मुझे दिलवा के दो, और जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो सब भी दो, क्योंकि इस केस की वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरा मेंटल एगोनी हुआ है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैंने इतना परेशान हुआ हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है, व्हाट्सएवर जो भी उसको लिखना है, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मेरे घर वालों की हेल्थ ख़राब हो गई, जो भी है, तो मुझे जो डैमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 60,000 मांग रहा है, तो वो 60,000 जो है वो उसको बोलो कि वो मुझे पे करे। तो डिफेंडेंट रिसाइड्स एंड, अब ये जुरिस्डिक्शन की बात है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो मुंबई में रहता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है। चाहे हो सकता है जो प्लेंटिफ है, जो पहले हमने सबसे पहले वाला केस किया, जो एक्ट्रेस है जिसका फोटोग्राफ छपा था, अगर वो एक्ट्रेस साउथ में भी रह रही होती, लेकिन अगर वो पब्लिकेशन मुंबई में है, मुंबई में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में हुआ क्योंकि पब्लिश वहाँ हुआ, डिफेमेशन वहाँ हुआ, और जो डिफेंडेंट है उसका बिजनेस भी वहाँ है और वो रहता भी वहाँ है, तो ऑब्वियसली मुंबई का जुरिस्डिक्शन ही एप्लीकेबल होगा। तो डिफेंडेंट कहाँ रहता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वही है कि डिफेंडेंट मुंबई में रहता है, डिफेंडेंट बिजनेस मुंबई में चलाता है, और जो मेलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन हुआ था, जो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता वो भी मुंबई में हुआ था, तो इसीलिए, और मुंबई की ही कोर्ट ने मुझे एक्विट बताया था, मतलब इनोसेंट बताया था, तो इस वजह से इंटायर कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में ही हुआ है, इसीलिए हम मुंबई की जुरिस्डिक्शन के पास आए हैं। उसके बाद वो बताएगा कि जो भी कोर्ट फीस है, मैं 1,16,500 रुपये एग्रीगेट टोटल जो भी रिलीफ मांग रहा हूँ कोर्ट से, कॉम्पेंसेशन मांग रहा हूँ कि उससे लेके दो, तो उसका जो भी कोर्ट फीस है वो मैं भर दूंगा, और उसके अलावा भी उसके ऊपर भी अगर कोर्ट मुझे कुछ लेके देती है तो उसके ऊपर भी मैं कोर्ट फीस भर दूंगा। और फिर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो 6 जुलाई 2012 को हुआ था, और ये केस जो होते हैं वो नॉट बैरिड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मेलिक्यूअस जो प्रोसिक्यूशन है वो पहले ही हुआ होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि मेलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन का केस जब चलेगा, कितना टाइम चलेगा, कितना ट्रायल चलेगा, कब उसका जजमेंट आएगा, कब आप इनोसेंट प्रूव होगे, उसके बाद तो ना आप ये वाला प्लेंट उसको भेजोगे, उसके ऊपर सूट करोगे मेलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन का, तो ये तो बात तभी होगी जब वो केस सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिटेशन की कोई बात नहीं होती है कि इतने टाइम में ही आपको करना है, ये पहले का केस है क्यों लेके आए हो, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे केसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में वो बताएगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैं रिलाई करता हूँ, बाद में वो प्रेयर करेगा, वही प्रेयर करेगा, इतना अमाउंट दे दो, और उसको बोलो कि इसका जो भी कोर्ट का खर्चा है वो भी मुझे दे दे, और कोर्ट इससे ज़्यादा कुछ चाहे तो वो मुझे दिलवा सकती है। किसने बनाया, साइन किया, वेरिफिकेशन में वही क्लॉजेस कि ये से ये पैराग्राफ जो है वो टू माय ओन नॉलेज वो सही है, आई डिक्लेयर कि वो सही है, और मेरे हिसाब से वो जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये दिस टू दिस पैराग्राफ जो है वो मेरे बिलीफ के हिसाब से मैं मानता हूँ कि वो सही है। फिर वो साइन किया कोर्ट ने, एडवोकेट ने साइन किया प्लेंटिफ के, एंड दैट्स ऑल, हो गया। थैंक यू। थैंक यू मैडम।